तो हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सब के आप सब ठीक होंगे। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो एक बार आप सभी के लिए एक अच्छी से एक नई सी और एक कुछ अलग यूनिक वीडियो लेके आया हूँ गाइज आप सभी के लिए। जैसे कि आप सब जानते हो कि एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है सभी का। होप सबके आप सबके पेपर भी अच्छे जा रहे हों एज पर आपने मेहनत की हो। ओके, मैंने जितनी की उससे ज़्यादा ही मिले है आपको। ओके, मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट चीज़ जो ना सिर्फ इग्नो के लिए बैक, चाहे आप कोई भी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी क्लास में हो या फिर कहीं भी पढ़ रहे हो। ओके, सो ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बिफोर एग्जामिनेशन अगर आपकी जो एग्जाम पास आ चुके हैं तो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनेशन कुछ प्रोसेस होते हैं। देखो जैसे सबसे पहले ये वीडियो सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होने वाली है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए गाइस, क्योंकि देखो होने आए हैं और उनको इतना ज़्यादा भी पता नहीं होता। तो क्योंकि अब हम सेकंड ईयर पहुंच चुके हैं, अब सेकंड ईयर ऑब्वियसली हमारा खत्म होने वाला है। सो एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा गेन हो चुका है इग्नो की फील्ड में हमको। ओके, जितना हमको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आए। ओके, जितना मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ओके, और आपके जो दिल के डाउट है वो खत्म हो सके। तो आज जो है आपने बेसिक अंडरस्टैंड जो मेन जो टॉपिक है दैट इज एग्जामिनेशन हॉल। आपको पता है ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने का मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, साथ में जितना मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं आई गेस। ओके, तो चलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जामिनेशन हॉल के बारे में। तो व्हाट एग्जामिनेशन हॉल इज, जिस शब्द को सुन के सभी बच्चों का थोड़े से पसीने छूट जाते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग पे की बात करें, क्योंकि देखो अगर थोड़ा हर एक चीज़ की हम क्रोनोलॉजी ले जाएं तो थोड़ा सा अगर हम प्री में चलते हैं, ठीक है, बिफोर ग्रेजुएशन। तो 12th क्लास 10th क्लास में हमारा एक अच्छा दोस्ती, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों के साथ, ठीक है। तो उसकी वजह से देखो आप बच्चे मैक्सिमम बच्चे ऐसे कि जिनको पेपर देने में उनका डर नहीं होता, क्योंकि सबको दोस्ती यारी होती है, सबको पता है 12वीं तक। उसके बाद जब आप इग्नो ज्वाइन करते हो गाइस, तो इग्नो एक ऐसा हॉल, एक ऐसी होती है वहाँ पर टोटल साइलेंस, लाइक यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है आपका। ओके, सिर्फ वहाँ पर एक चीज़ की आती है, पंखों की आवाज़ आती है एग्जामिनेशन हॉल में, ऑल दैट। ओके, उसके अलावा कोई बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है, क्योंकि कोई किसी को जानता ही नहीं है। ओके, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस आप एक दूसरे को जानते हो और आपका नंबर सेम जगह पे लगा हो, और इतने बड़े हॉल में आपका नंबर एक दूसरे के पीछे लगा तो बड़ा रेयरेस्ट चांसेस है। ओके, तो ये रही बात प्री की, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनेशन। क्या करना है, क्या करना पड़ता है, ठीक है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या प्रिकॉशंस हैं एंड ऑल दैट। ओके, टाइम टू टाइम मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो हर एक चीज़ की इंट्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ओके, नाउ अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो गाइस जो इग्नो के है, इग्नो के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओके, तो इग्नो जब आप ले लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इग्नो और सॉरी यस ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड कॉलेज, रेगुलर कॉलेज में क्या फर्क होता है। ठीक है, रेगुलर कॉलेज में आप नॉर्मल चलते हो, सबसे पहली बात है रेगुलर से नाम पता लगता है कि आप डेली वहाँ पर जाकर अटेंड करते हो। वाइल एज इग्नो है आपको घर बैठ के पढ़ना पड़ता है, प्लस आपको असाइनमेंट सबमिशन के लिए और से पेपर देने के लिए जाना पड़ता है। एक वो एक सेंटर लोकेट करेंगे, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। नंबर 1 बात, ठीक है। ओके, एक मिनट। अच्छा, सो नेक्स्ट बात क्या आई, नेक्स्ट बात आई टाइम पीरियड की। ओके, ना टाइम पीरियड की अगर बात करी जाए तो जो रेगुलर कॉलेज होते हैं गाइस, उसमें क्या चलता है, उसमें चलता है सेमेस्टर वाइज, ठीक है, सेमेस्टर। एक मिनट, ओके, सो ये जो है, सॉरी एक मिनट मैं इसको डाउन करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक शीट में ये देखो। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, देखो कॉलेज में ये देखिए साइड है कॉलेज एंड इस साइड है ये हमारा इग्नो वाला। सो कॉलेज के सबसे पहली बात है रेगुलर होता है ऑब्वियसली उनका, और यहाँ पर हमारा डिस्टेंस लर्निंग करना पड़ता है हमको। सेकंड चीज़ है सेमेस्टर एंड ईयर वाइज। ना सेमेस्टर एंड ईयर वाइज का देखना फंडा समझना गाइस। देखो जो रेगुलर कॉलेज में जाते हैं तो उनके जो उनका जो डिग्री होती है, लाइक हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। सो उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है, वाइल एज जो इग्नो की जो डिग्री होती है वो ईयरली बेसिस पे होती है ना। सेमेस्टर और ईयरली बेसिस पे क्या बात करें, एक टाइम पीरियड की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अगर लेट को लो हमको 3 साल पढ़ना पड़ता है, ठीक है, एक डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, ठीक है। उस ग्रेजुएशन में आपको देखो जो इग्नो है वो स्कूल की तरह लेता है, ठीक है। देखो ये बात है U1 U2 की तरह, ठीक है। देखो अगर कॉलेज को आप ले सकते हो फ्रॉम 1st क्लास टू 8th क्लास, ठीक है, और आप इग्नो को ले सकते हो फ्रॉम 10th क्लास टू 12th क्लास, ठीक है ना। 8th फर्स्ट लेकर 8th क्या होता है, सबसे पहले हमारा T1 होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा T2 होता है, राइट। वाइल एज जब हम बात करें 10th और 12th से 10th लेकर 12th तक क्या होता है, सीधा ईयर वाइज एक ही बार पेपर होता है हमारा, राइट। U1 U2 इसमें नहीं, T1 T2 नहीं होते हैं। सो कॉलेज में क्या होता है, 6 महीने का एक टाइम पीरियड लेके, जैसे 6 महीने का एक पीरियड, जब 6 महीने का एक टाइम पीरियड हो जाएगा उसमें एक सेमेस्टर हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट 6 महीने का हो जाएगा फिर उसमें 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, ठीक है। सो 6 महीना मतलब 6 महीने और 6 महीने इसको मिला के बन जाता है 1 साल, और 1 साल की उनकी फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट, बट सेमेस्टर वाइज हुआ। अब इसी के कंपेरिजन में आप इग्नो को ले लो तो इग्नो का कंप्लीटली साल में एक ही बार पेपर होंगे। सेमेस्टर वाइज का मतलब इतना होता है पेपर टाइम पीरियड उनका, कॉलेज वालों का 1 साल में 2 बार पेपर होते हैं और इग्नो वालों का 1 साल में एक ही बार पेपर होता है। नाउ अगर हम बात करें कैसे, तो आप बोलोगे फिर तो बड़ा अच्छी बात है, इग्नो वालों को मजा है क्योंकि एक ही बार पेपर देना पड़ता है, वाइल एज कॉलेज वालों को 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि देखो 1 साल में 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है,
कर लिए हमारे में तो 8 से होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन उनका नहीं मुझे पता, कॉलेज वालों को वो आपको कैसे लेट कर लो, कॉलेज वालों के भी 8 होंगे। सो सेमेस्टर वाइज क्या होगा, 6 महीने में उनको सिर्फ 4 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 6 महीने में उनको फिर 4 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, उनका टोटल कितने हो जाएंगे 8। वाइल एज इग्नो वालों को क्या करना पड़ेगा, इग्नो वालों के टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं और उनको 8 के 8 सिर्फ साल में एक ही महीने में, अब देखो जो चल रहा है करंटली जून जुलाई, सो इसी महीने में एक ही महीने में 8 पेपरों का एग्जाम देना पड़ता है। ये है सेमेस्टर का फंडा, समझ गया सेमेस्टर वाइज। ओके, सो आई गेस कहीं ना कहीं सेमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों को प्रॉफिट है, मतलब बच्चे वहाँ पर क्योंकि उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। 6 महीने की जल्दी से 4 सब्जेक्ट की तैयारी करो, पेपर दे दो, 4 सब्जेक्ट की तैयारी करो, पेपर दे दो। वाइल एज इग्नो में एक के बाद आपको 8 सब्जेक्ट का प्रेशर आ जाएगा, लोड जाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है। ओके, इतनी ही बनती है, मैं बोलता हूँ। ओके, तो आ गया सेमेस्टर वाला फंडा, समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, आता है टाइम पीरियड। ना अगर ये बात अपडेट हुई, ये बात कहीं आ गई सामने कि जो रेगुलर कॉलेज है उसमें जो उसकी जो डिग्री का टाइम पीरियड है वो 4 साल का हो चुका है, वाइल एज इग्नो में 3 साल का। बट 4 साल का फायदा ये है कि उसके बाद उनको एमए नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, वो सीधा सीधा मतलब एमए की डिग्री मानी जाएगी उनकी ग्रेजुएशन की, बट हमको है उसके बाद यहाँ पर लगाना पड़ेगा एमए के लिए 1 साल। तो ये नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है कॉलेज का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, आपको सोशल होने का मौका मिलता है, नए दोस्त एंजॉय करने का, खेलने चलने का। देखो ये लोगों के नैरेटिव्स हैं, कॉलेज जाके एंजॉय मिलता है, खेलने को, यहाँ घूमो फिरो, वो अपना सोच है क्या आपको आगे जाके भी एंजॉय ही करना है या अगर आपको जाके सीरियस पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक है, बट एक बात बता रहा हूँ, जैसा नैरेटिव है ये कि आप कॉलेज में तो आपको सोशल होने का मौका मिलता है, ग्रुप डिस्कशन, टीम वर्क एंड ऑल दैट का बताता है, बट अगर आप इग्नू में पढ़ते हो तो आपको आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, पूरा अकेली तैयारी करनी पड़ेगी, कोई हेल्प करने के लिए नहीं होगा आपके पास। ओके, कोई गाइडेंस के लिए नहीं होगा, यूट्यूब ही आपके पास एक सारा और कुछ नहीं है। ओके, तो ये बात है इग्नो की इंट्रोडक्शन। ना इसमें क्रेडिट सिस्टम होता है, जिसमें आपको 46-48 क्रेडिट्स करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, ठीक है। हर साल आपका सब्जेक्ट बदलेगा, ठीक है। तो उसमें 4 सब्जेक्ट इलेक्टिव होते हैं, 4 सिलेक्टिव कंपलसरी होते हैं। जिन 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको लिस्ट दी जाएगी उसको आपको चुनने पड़ेंगे, 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको इलेक्टिव होते हैं। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इग्नो के बारे में गाइस। आई होप कि आप समझ गए होंगे इग्नो क्या है और कॉलेज डिस्टेंस लर्निंग क्या है। ओके, नेक्स्ट अब हम अपना टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है, दैट इज मटेरियल इक्विपमेंट्स। ओके, हम भूल गए, आप भूले नहीं होंगे तो मैं आपको याद करा दूं कि हम एग्जामिनेशन हॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इग्नो के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट एक क्वेश्चन इग्नो के बारे में सभी डाउट जो है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मैं, जिसमें पूरी इग्नो के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे आपको। ओके, अपने टॉपिक पे बनते हैं और आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मटेरियल इक्विपमेंट्स, जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। बिफोर एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ जो है जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। ओके, सबसे पहले आता है आपका आईडी। ना अगर हम बात करें आईडी कार्ड, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज आईडी कार्ड। ओके, एक मिनट। सो यार ये थोड़ा ग्लिच कर देता ना, ठीक है। तो आईडी कार्ड देखो, इग्नो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है igno.in ac.in। ओके, तो वहाँ पर इग्नो समाज करके एक वेबसाइट आती है जहाँ पर आप अपने जाके इग्नो का आईडी कार्ड, ऑफिशियली आपका आईडी कार्ड जो है वो निकलवा सकते हो, और नॉर्मल जैसे आईडी कार्ड होते हैं स्कूल के बच्चों वैसे आईडी कार्ड बनवा सकते हो। बट किसी कारणवश, मुझे पता है, मैंने भी बड़ा ट्राई किया था, नहीं निकल मेरा भाई। किसी कारणवश अगर आपका नहीं निकल पाता है तो ज़रूरी नहीं है, आप अपना आधार कार्ड भी चला सकते हो। सो आईडी कार्ड इज़ इंपॉर्टेंट, बट आपको कोई कंपलसरी नहीं है आईडी कार्ड ले जाना, ठीक है। इग्नो वाला आईडी कार्ड, उसकी जगह पर आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है गाइस। ओके, प्लस हॉल टिकट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉल टिकट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, समझ रहे हो ना, इतना मैं जोर डाल के बोल रहा हूँ क्योंकि हॉल टिकट के अलावा आपको बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी गाइस पेपर में, सबसे पहली बात ये है। उसके अलावा आपको क्या ले जाना है, पेन वगैरह ले सकते हो आप। देखो रेड पेन का ये बात बताई गई है आपको कि आप रेड पेन यूज़ कर सकते हो पेपर में, क्या यस कर सकते हो, बट सिर्फ हेडिंग डालने के लिए, ठीक है। हेडिंग डालने के लिए कर सकते हो और क्वेश्चन को मार्क करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। बट आप उसके अलावा आंसर शीट में और कहीं भी जगह पर रेड पेन का यूज़ नहीं कर सकते हो गाइस। ओके, साथ में और उसके बाद क्या चाहिए, फोन। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं खुश हो गए होंगे, क्या फोन, शाबाश, हाँ जी हाँ, फोन देखो आप देख सकते हो। देखो जो इनको जब पेपर होता है काफ़ी ज़्यादा बच्चा टाइम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला टाइम होता है, इसलिए आप इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा फोन ले जा सकते हो। बट देखो इसके बाद भी क्या है, जिसका घर दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आने जाने में ट्रैवल कम्युनिकेशन के लिए भी फोन ले जा सकते हो आप एग्जामिनेशन हॉल। बात तो सही है। मैं यस आपको अलाउड है। अब यहाँ पर आती है बात क्लाइमैक्स की। अब आप बोलोगे फोन ले जाते होंगे तो फिर तो चिट्ठी में मार सकते, फिर अपने फोन में ले जा सकते, लेकिन एग्जामिनेशन में जैसे आपके हॉल की एंट्री होती है, वहाँ पर एक जगह के पहला बॉक्स बना होता है, ठीक है, या फिर एक जैसे जहाँ से भाषण देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बॉक्स बना होता है, तो वहाँ पर आपको जाके स्विच ऑफ करना पड़ता है अपना फोन, वहाँ पर जमा चीटिंग करता है तो करना पड़ता है फोन, ठीक है। अगर आप अपने बैग ले जाते हो तो बैग्स जो स्कूल बैग्स होते हैं, ठीक है, वैसे भी तो उनमें डाल सकते हो, अपना फोन साइड रख सकते हो, या फिर आपको वहाँ पर जमा करना पड़ता है। फोन ले जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खुला लाइसेंस है चीटिंग करने का। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए गाइस, तो आपका जो है 1 या 2 साल के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाता है गाइस। समझ रहे हो ना। सो ये काफ़ी ज़्यादा मामला एक्चुअली मेरे सामने हुआ, मेरे सामने। सो उस बच्चे का एक्चुअली फ़ोन भी उससे ले लिया था और वो फ़ोन भी भेज दिया था पेपर के साथ ही एक्चुअली। सो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर तरले खाने पड़ते हैं, फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है, तो फिर मिल जाता है। बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। स्टाफ के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, पहले बताऊँ, मुझे पता है इस उम्र में, इस टाइम पीरियड में बच्चों के अंदर जो यूथ है वो उबाल मारता है, ठीक है, टीचर के साथ बहस करने का कि मैं करूँगा ये क्यों नहीं, वो आगे से आर्ग्यूमेंट नहीं करने, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं गाइस, समझ लिया। मतलब आप
वो आपकी बात मानने के लिए बॉन्ड नहीं हो, बट आप उनकी बात मानने के लिए बॉन्ड हो। दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू विद यू अंडर द लीगल गाइडेंस। मतलब लेट करो उसने आपको पता भी ठोक दिया, मतलब बोल दिया कि भाई ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, मैं इसका पेपर ले लूँ, आपको कौन चैलेंज, उनको कौन चैलेंज करने वाला है। सो कोशिश करनी है अपने तरफ से आगे से जो है फैकल्टी से पंगा नहीं लेना। ओके, अच्छी दोस्ती में आकर रखो यार, हंसते खेलते जाओ, 4 दिन की जिंदगी है। ओके, फोन बात तो सही है। ले जा सकते हो, बट एग्जामिनेशन हॉल के से पहले, एग्जामिनेशन जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले टीचर को जमा करवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, एक मिनट, हाँ, प्री एग्जामिनेशन प्रेशर प्लस प्रिकॉशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो यहाँ पर इस समय बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे उसको वॉमिटिंग होने वाली, उल्टी होने वाली है, दिल घबराना स्टार्ट कर देता है एंड ऑल दैट। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ गाइस, सबसे पहले आपको इतनी सी बात है कि फर्स्ट अटैम्प्ट की बात है, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले बच्चा बहुत डरता है, लेकिन बोलता है यार सीरियसली ये इंजेक्शन था। मुझे याद है कि कोरोना वायरस के टाइम पे जब हमको सबको स्कूल में इंजेक्शन लगता है तो बच्चे जब भीड़ में इकट्ठा जा रहे हैं एंड ऑल दैट, जो चिल्ला रहे हैं, सारे घबरा रहे हैं, क्या हो जाएगा एंड ऑल दैट। हाल मुझे अभी भी पूरा वो मतलब मूवमेंट नज़र में मेरी याद आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी बात है, बट उससे पहले आप देखो, घबराना नहीं है, मुझे पता है बोलना यहाँ पर बड़ा आसान है, लेकिन इस टाइम आपको जगह आपका फर्स्ट पेपर होगा, जितना पहले पेपर होगा, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, सबको होती है, नॉर्मल बात है, क्योंकि फेस तो करना ही पड़ेगा। बट अपने आप पर विश्वास रखना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है पहले दिन पहले, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या करना है। जब सबसे पहली बार जब मेरा फर्स्ट ईयर था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी अपना वो अपने डेस्क ढूंढने में एंड ऑल दैट। बट वहाँ पर फैकल्टी होती है, फैकल्टी के साथ जो और स्टाफ होता है वो आपकी हेल्प कर देता है, बैठने में इतनी मुश्किल नहीं होती है वहाँ पर। बट हाँ, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, जरूरी है, ठीक है। और प्रिकॉशंस में मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई पर्चा ना ही लेके जाओ तो ही अच्छी बात है, बड़ी ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि मेरे साथ एक बार बच्चे बैठे थे, तो वहाँ पर जी उन्होंने मतलब यूज़ की थी, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑकवर्ड लगा था, क्योंकि आई शुड नेवर, मैं इन माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर यूज्ड चीट्स। तो क्या नाचो मैं? ओके, देखो यार, मुझे एक बात समझ नहीं आएगा, इस आपको कमेंट बताना कि अगर आपको पता है कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मतलब बच्चे का चिट ले जाने का मेन इंटेंशन क्या होता है कि भाई उसको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको ले जा रहा हूँ। तो भाई जितना तुझे पता है कि वो क्वेश्चन आने वाला है, जितना तो उसको लिख रहा है कल पर्ची बनाने के लिए, तो याद कर लेना भाई उस क्वेश्चन को, इतना मुझे पहले बात तो सही है। पता हो तो मैं सारा याद करके चला हूँ, है ना। ये मेरे बेसिक लॉजिक। क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रिकॉशंस में। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि जब आप अपने एग्जामिनेशन में बैठते हो तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर ही पहला हो रहा है, उसके पेपर से पहले भी बड़े पेपर हो चुके होंगे। तो क्या पता आपके डेस्क के नीचे किसी ने एक पर्ची रख दी हो, या फिर कोई कागज़ का टुकड़ा पड़ा हो, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके एग्जामिनेशन में हेल्प होती हो, जिससे एग्जामिनर को आपको डाउट हो सकता है, तो उसको पहले ही बता देना एग्जामिनर को, भाई यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, तो इसको साफ कर देना या फिर एंड ऑल दैट। ओके, उसके बाद जो है आप वहाँ पर वॉच नहीं ले जा सकते हो, डिजिटल वॉच भी मना है वहाँ पर, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में वो नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी इसके बारे में। ओके, प्रेशर नहीं लेना भाई, देखो एग्जामिनेशन में बिल्कुल। अच्छा ठीक है, समझ गया। प्रश्न लेना। अच्छा, नाउ एग्जामिनेशन हॉल एंड द नोटिस बोर्ड, नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो सुबह होगी, आप उठ चुके हो, आपने तैयारी शारी करके आप एग्जाम स्कूल में पहुंच चुके हो, ठीक है, वहाँ पर पहुंच चुके हो, ऑन टाइम देख लेना। देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हॉल टिकट पे हर एक एग्जाम का जो टाइम पीरियड लिखा होता है 3 घंटे लिखा होता है, बट जो मेन है वो होता है आपका क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर में मेन गाइस लिखा होता है, तो क्वेश्चन पेपर आप देख लेना कि आपका असली टाइम पीरियड कितना। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहाँ पर ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, और उसके नीचे जो टाइम पीरियड लिखा होता है वो होता है, किसी पे उसको 2 घंटे होता है, किसी पे 3 घंटे होता है। सो मेन टाइम वो होता है। एग्जामिनेशन हॉल के टिकट के ऊपर जो टाइम पीरियड होता है उसके लेके मत चलना आप, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर नहीं मानते। अच्छा, सो एग्जामिनेशन हॉल एंड नोटिस बोर्ड ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो एग्जामिनेशन मतलब आप पहुंच गए हो, लाटकोला ग्राउंड में पहुंच गए हो, और आपका 10 बजे पेपर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपका फर्स्ट डे है तो सबसे पहले आपने बेसमेंट ढूंढना, अपना एग्जामिनेशन हॉल ढूंढना कि किस जगह पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ना इग्नो की बात की जा रही है, तो ऐसा तो स्कूल का पेपर है नहीं कि 10th क्लास का पेपर हो रहा है तो सिर्फ 10th क्लास का पेपर ही होगा, या फिर 10th क्लास का पेपर होता है, साइंस का पेपर होता है, सिर्फ साइंस का ही होगा। तो ऐसी बात करें, जैसे अगर लेट करो हमारा तो हिस्ट्री का पेपर था उस दिन, लेकिन दूसरे किसी और डिग्री का भी पेपर होता है, उन्हीं बच्चों को हमारे आगे बीच में इंटरमिक्स किया हुआ था गाइस, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पेपर के साथ, आपके सब्जेक्ट के साथ किसी और बैच का किसी और के साथ पेपर करवा देंगे, ठीक है, बीच में मिक्स करके रख देंगे आपको। सो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अपना डेस्क ढूंढने के लिए, अपना हॉल ढूंढने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इतने डिग्री मध्य आगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर जाना है, एंड सबसे पहले आपको काम क्या करना है, नोटिस बोर्ड ढूंढना है। नोटिस बोर्ड ढूंढना है, नोटिस बोर्ड के बाद सबसे पहले बता दूं आपको रश बहुत मिलेगा, ठीक है, रश बहुत मिलेगा। कोशिश ये करनी है कि पंक्चुअल होना है। अगर 10 बजे पेपर है तो 9:30 बजे पहुंच जाना है ग्राउंड में, ठीक है, या फिर ठीक है 9 बजे पेपर है तो 8:30 बजे, ऐसे 9 में 10 बजे स्टार्ट होता है, और शाम का पेपर होता है गेस 2 बजे, ठीक है। तो ये 2 टाइमिंग है गिग्नो वालों की। तो देखो 9:30 और 2 बजे जो है आपका एग्जैक्ट टाइम आप पे होने चाहिए वहाँ पर। ओके, तो एग्जामिनेशन वहाँ पर पहुंचने से पहले अगर अपना नोट, सबसे पहले हॉल टिकट पे आपको अपना रोल नंबर चेक करना है ना, और अपना डेस्क नंबर ढूंढ लेना है, रो नंबर और डेस्क नंबर ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है, कौन से रो है और कौन सा डेस्क नंबर आपको मिला है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर बैठना है। वो फैकल्टी जो स्टाफ सब होता है आप उससे पूछ लेना, अगर किसी को नहीं पता वो बता देंगे आपको, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लेट को आप आधा घंटा पहले पहुंच गए, सारे बच्चे बैठ देखें आप यहाँ पढ़ रहे हैं, हाथ में गाइड लेके पढ़ रहे हैं। मामा जब पूरे साल कुछ नहीं पढ़ पाया तो लास्ट के आधे घंटे में क्या ही पढ़ लेंगे ना। यहाँ पर पहले ये थ्योरी थी, लेट को मैं इस थ्योरी को मानता हूँ, ठीक है, कि पढ़ना चाहिए, ठीक है, लास्ट मौके तक क्या पता आप ये पढ़ो यही आ जाए, ठीक है, मानता हूँ इस
इस बात को, बट ये भी सुन लो ना, ये भी तो मेरी मान लो। देखो एग्जामिनेशन के जब उस इंस्टीट्यूशन के आप अंदर आ जाते हो, आप कदम रख लेते हो, तो फॉर मी मेरे अकॉर्डिंगली आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आप चाहे सवेरे उठ के जितना जोर लगा के पढ़ लो। मुझे याद है कि आई गेस मेरा पेपर था पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, और जब मैं पेपर देने जा रहा था, मैं घर से निकला था 9 बजे और मेरा 10 बजे पेपर था ना, तो यहाँ से मुझे आधा घंटा ही लगता है, तो मैं गाड़ी में भी पढ़ रहा था, मुझे आज भी याद है। और वो 3 क्वेश्चन जो मैंने गाड़ी में पढ़ते हैं, वही 3 क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों क्वेश्चन वही आए। बट इसमें मैं बता रहा हूँ उसमें नॉर्मल था, मैंने चलते चलते पढ़ते, वहाँ पर मैंने अपना कंसेप्ट लगाया था, ठीक है। बट गाइस जब आप इंस्टीट्यूशन के अंदर एंट्रेंस कर लेते हो, उसके बाद आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको उस टाइम इतना प्रेशर चल जाता है, उतना यहाँ होता है, आप शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब इतना लोगों को देख के एंड ऑल ये पढ़ लिया, इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मेरा रह जाएगा एंड ऑल। जब आपके दिल में इतना डाउट्स आते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, और जो पहले से बैठा होगा, जो दिमाग में होगा, वो भूल जाएगा। आई स्वेयर गाइस, तो मेरे बात का मानो, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया, मैं खुद इसलिए बोल रहा हूँ। वहाँ पर जाकर मत पढ़ना, उससे पहले चाहे दरवाजे तक गेट तक जितना पढ़ना पढ़ लेना, गेट के अंदर कदम रखा बस सब कुछ छोड़ दो, इंजॉय करो, भगवान के नाम पे छोड़ दो। ओके, पानी की बोतल जो है आप अपने साथ ले जा सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आपको अलाउड है, बट इतनी भी ज़्यादा जरूरत नहीं। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब अगर आपको अपने हाथ में खाली ले जाना तो जा सकते हो। बट पानी की बात करूँ तो वहाँ पर स्टाफ में होते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में 2-3 बंदे होते हैं जो सबको पानी प्रोवाइड करते हैं जब आपको टाइम टू टाइम। ओके, सो हमने कैसे इसमें कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाएंगे, नोटिस बोर्ड पढ़ना, सब जाके अपना नोटिस बुक देखना है, नोटिस बोर्ड में अपना बेसमेंट देखना है, अपना रो देखनी है, और उसके बाद अपना सीट नंबर देखना है। ओके, नेक्स्ट है OMR शीट। ओके, OMR शीट, ओके, OMR शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ इसकी भी दो है, देखो एक आती है थ्योरेटिकल शीट गाइस, और एक आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, BE 181 जो हमारा फर्स्ट ईयर में जो मेरा सब्जेक्ट था उसमें था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, उसमें थोड़ा सा बल्कि होती है वो OMR शीट, वो मेरे पास एक्चुअली अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बट OMR शीट का एक्चुअली मेरे पास एक फोटो था, लैपटॉप में देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो गाइज, ये है OMR शीट। एक मिनट, पहले मैं इसको थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर ये आ गई आपकी OMR शीट। इसको भरने के लिए आपको कोई चिंता की करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ ये आपको घंटे से पेपर स्टार्ट होने से पहले 5-10 मिनट पहले दे दी जाती है लगभग आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास OMR शीट आ गई और उसको भरते भरते आपका टाइम निकल गया और आप बाद में बोलते हो, वैसा कोई बात नहीं है। ओके ना, OMR शीट भरने के भी बड़े आसान, बहुत ज़्यादा आसान होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको स्पेशल बताना पड़ेगा एंड ऑल दैट, तो आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है। बट जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ऑप्शनल वाली होती है, वो मेरे पास शीट नहीं है, मैं नेक्स्ट पक्का वीडियो में आपको बता दूँगा, पक्का नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी ऑप्शनल वाली शीट को कैसे भरते हैं, वो थोड़ी सी अजीब होती है, बट इसको मैं दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर देखो आपके नॉर्मल ऑप्शन आया, तो आपको ओके, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो इस वाले एरिया में आपको कुछ नहीं भरना, इसको वाले छेड़ना भी नहीं है, आपका काम का नहीं है, ठीक है। सो आपका काम का ऑप्शन है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। ओके ना, अब इसको देखो किस तरह से जो है आपने अप्रोच करना है। सो सबसे पहले आपका आ गया नेम। सो यहाँ नेम में आपका इनरोलमेंट नंबर आपका आएगा, ठीक है। सो इनरोलमेंट नंबर आपको ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, अपना नहीं भी पता होगा तो हॉल टिकट के ऊपर लिखा होता है, ऑब्वियसली वही से देख लेना, ठीक है। इस 10 नंबर का आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको भरना है ना। यहाँ पर देखो इनरोलमेंट नंबर इन फिगर्स एंड इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, दो होती हैं। सो इसमें आपको फिगर्स में लिखना है, इसमें आपको वर्ड्स में लिखना है। एक बॉक्स में एक ही आएगा। लेट कर लो जैसे इनरोलमेंट नंबर किसी का है, एक मिनट में आपको लिख के पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो देखो यहाँ पर ऐसी आती है, लेट कर लो आपको देखो ऐसे आता है। तो लेट कर लो किसी का जो रोल नंबर है वो है 22512, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपको रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर आएगा कि अपना यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर को वो फिगर्स में आएगा, फिगर्स में। तो आपको फिगर्स में लिखना है, मतलब ठीक है 1 2 3 4 इसमें। तो एक डब्बे में एक नंबर लिखना है। तो देखो 22512, ठीक है। तो इस तरह से जिसका मतलब जो रोल नंबर होगा एक एक वर्ड में लिखना है, एक एक डब्बे में एक बॉक्स। आप वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे? वर्ड्स में ऐसा नहीं है कि इसमें वन वर्ड है, इसमें पूरा एक वन वर्ड लिखेगा, एक अल्फाबेट नहीं लिखना है आपने गाइस, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात है, ठीक है। सो जैसे 2 है यहाँ पर, इसको इंग्लिश में पूरा कर दिया हमने 2, फिर यहाँ पर 2, ठीक है। जैसे 5 है तो 5, जैसे वहाँ पर 1 है तो 1, पूरा वर्ड एक वर्ड बनाना है, अल्फाबेट नहीं लिखना है, वर्ड लिखना है। वर्ड यहाँ पर फिगर्स में एक डब्बे में एक वर्ड लिखेंगे। ओके समझे, आई होप समझ गए होंगे, नॉर्मल था आपके। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जामिनेशन सेंटर कोड। सो एग्जामिनेशन सेंटर कोड यहाँ पर हमको भरना पड़ता है, ठीक है, 3rd नंबर पे। सो एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपके हॉल टिकट पे लिखा ही होता है, वैसे भी आपको सबको पता होना चाहिए। ओके नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट आता है आपके पास डेट एंड डे एंड डेट। सो जिस दिन आपका पेपर हो रहा है और उस दिन क्या डेट है वो यहाँ पर लिखनी पड़ती है। उसके बाद आता है प्रोग्राम कोड। यहाँ पर प्रोग्राम कोड, जैसा अगर हमारी बात करो तो हमारा कौन सा वाला प्रोग्राम है, जैसे पर्टिकुलर मेरा तो BAG, ठीक है, BAG। उसके बाद कोर्स कोड, आप किस बुक का पेपर है, जैसे अगर आप कर लो बात, अगर हिस्ट्री का पेपर है, जो फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री है, तो फिर उसका कोड क्या है, उसका कोड है BHIC 131, ठीक है।
सो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद कोर्स टाइटल लिखना है। देखो गाइस यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, कोई भी स्टूडेंट ना, कोई भी क्या स्टूडेंट मैं वैसे नॉर्मल है बट फिर भी मैं सबको क्या ही कोट करूँ, बट सब ये बताऊँ ना गाइस, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो जब कोर्स नेम आता है, कोर्स टाइटल आता है, तो कोई भी बच्चा नहीं आता वो उस जब तक आपके पेपर में हाथ में क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, तो वहीं से देख के लिखते हैं सब बच्चे, मैंने देखा एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लास्ट पे आता है आपका मीडियम, कि आप कौन से मीडियम में पेपर देना चाहते हो। चाहे आपने पूरे साल इंग्लिश में पढ़ी है, पूरे साल हिंदी में पढ़ा है, आप यहाँ चाहे तो हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, क्वेश्चन पेपर भी आपका बोथ में आता है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में जुड़ा ही है। आपको एक्स्ट्रा मांगना नहीं पड़ता कि भाई मैं इससे पेपर देना चाहता हूँ। एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें जैसे अगर एक क्वेश्चन पेपर में 4 शीटें हैं, तो 2 शीट उसमें इंग्लिश और 2 शीट इंग्लिश की होंगे, 2 शीट हिंदी की होंगी गाइस। उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, आप किसी भी मीडियम में पेपर दे सकते हो, कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साइन, ठीक, सिग्नेचर। सो यहाँ पर आपको अपने साइन करने पड़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो एग्जामिनर होता है, जो आपका स्टूडेंट है, तो वो साइन करेगा। और यहाँ पर इग्नो की स्टैंप लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपका पेपर चेक नहीं होगा, उसके बाद आपका नहीं माना जाएगा। सो यहाँ पर खुद चेक करना, उनका नहीं, ये देखो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म पर, आपके मार्कशीट पर उनकी साइन हो या उनका स्टैंप लगाओ, इनका ऑफिशियल स्टैंप लगाओ, वो उनका जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई गारंटी है। आपको खुद अपनी गारंटी लेनी है, आपका अपने लिए पढ़ रहा है, उनके लिए पढ़ रहा है, खुद देखता हूँ। देखो मैंने एक बार देखा, तो बाद में उस बच्चे ने सर को बोला था कि सर आपने खुद नहीं लगा तो मेरी गलती क्या है। तो यहाँ पर सर ने बताया था कि आप अपने लिए पेपर दे रहे हो, मेरे लिए पेपर दे रहे हो। तो मुझे वो बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब कि हम अपने लिए दे रहे हैं तो हमको अपनी गारंटी खुद लेनी है, वो नहीं है यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट अपने उम्र का खुद जिम्मेदार है, ओके, उसको आपने देखना है। अच्छा, नाउ यहाँ पर तो हो गया फ्रंट पेज। बैक पेज में भी इसके बैक में 2 जगह पे साइन होते हैं नीचे, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, सिग्नेचर एग्जामिनी। तो यहाँ पर दोनों जगहों पे भी बैक शीट देख लेना, उसके वहाँ पर ऊपर प्रिकॉशंस भी लिखी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, वो आप खुद पढ़ लेना पेपर देने से पहले। और यहाँ पर नीचे 2 जगह पे होता है साइन करने के लिए, वहाँ पर भी साइन कर लेना गाइस। तो ये था आपकी मार्कशीट, ओके। देखो किसी बच्चे ने मार्कशीट का भी नहीं की होती है, तो उसके लिए फायदा हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, प्रेशर एंड टाइम मैनेजमेंट। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। क्योंकि देखो प्रेशर और टाइम मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, दोनों ही एक दूसरे के 2 पहलू हैं, ठीक है। देखो आपके पास 2 घंटे का टाइम पीरियड है और 5 क्वेश्चन है। अब देखने में 5 क्वेश्चन क्या है 5 क्वेश्चन, नॉर्मल सी बात है, बट गाइस नॉर्मल सी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस 2 घंटे में आपका जो एक क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है, और 20 नंबर का कितना है, एक सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जाम में कर लो, एक क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो एक सेक्शन में हर सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। सबसे पहले बात बता दूँ, सेक्शन ए से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, प्लस अब 2 हो गए। अब आपको करने हैं क्वेश्चन 5, ये तो हो गए 4, प्लस जो है आपका जो एक क्वेश्चन है वो आप पे चॉइस देता है, वो जो एग्जामिनर है वो आप पे डालता है कि आप कौन से सेक्शन से करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वो तीसरा क्वेश्चन आप इस वाले सेक्शन से भी कर सकते हो या फिर इस वाले सेक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हम बात करें जाए तो 100 नंबर का आपका पेपर है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर बनेंगे, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है आपके पास, 20 नंबर का है। सो 20 नंबर का सोच लो, अगर क्वेश्चन ही होगा तो उसमें वर्ड्स कितने होंगे, तो उसमें वर्ड्स आएंगे 500 वर्ड्स का पेपर आता है गाइस। और 500 वर्ड्स में अगर आप लगा लो तो कम से कम अगर एक शीट पे आपके 100 शब्द भी आ रहे हैं तो 5 शीटें आपको भरनी पड़ेंगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम, समझे। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि हाउ यू मैनेज द टाइम। सो सबसे पहले अप्रोचेज क्या होती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेज, जैसे हमको स्कूल में सिखाते थे, सबसे पहले अब हम समझ जाती है। टीचर हमेशा बचपन में सब बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक्चुअली मेरे अपोजिट, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे बैठा था, मेरे अपोजिट पे यहाँ पर एक बैठे थे, ठीक है, स्टूडेंट। तो जैसे उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो उन्होंने जैसे देखा सीधा स्टार्ट कर दिया लिखना। मुझे एक बड़ी हैरानी की बात लगी, जो पहला क्वेश्चन था उनको पहला क्वेश्चन से पहले कर, लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है कि पहला क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे आता हो या नहीं आता, ठीक है, उनको क्रोनोलॉजी में ही चलना है। बट ऐसा नहीं होता, आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले पेपर आ रहा है वही अच्छे करना है। देखो यहाँ पर आपको है एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है, ठीक है। मैं आपको बेस्ट ट्रिक्स बताता हूँ। देखो एग्जामिनर को सबसे पहली बात है, अगर आपको अच्छे नंबर लेने के में तो क्या करना है, आपको सबसे पहली बात है एग्जामिनर आपको नहीं जानता, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो आपको नहीं जानता, तो उसको क्या पता कि आप कौन हो, या आप एग्जामिनर को जानते हो, नहीं आप एग्जामिनर को नहीं जानते हो। तो सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, एग्जामिनर जो है क्या आपकी नॉलेज जानता है कि आप पढ़े लिखे वाले बच्चे हो, मीडियम हो, एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप हर बच्चे को अपना पता होता है, ठीक है। सो एग्जामिनर ये भी नहीं जानता, राइट, बट आप क्रोनोलॉजी, आप अपना दिमाग लगा के, अपना कॉमन सेंस लगा के ये सारा खप कर देते हो, ठीक है। क्रोनोलॉजी में चलना है। और आपको देखो जो 5 क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको आता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो वो सुना लव एट फर्स्ट साइट सुना, देखो ये चीज़ यहीं पर लगती है कि एग्जामिनर आपका जो पहला शीट देख के बेसिस आपको बेसिस कर लेता है कि क्या ये बच्चे का क्या होने वाला है, ठीक है। या फिर एग्जामिनर आपका फर्स्ट शीट देख के देख लेगा कि ये बच्चा पास होने वाला है, फेल होने वाला, मतलब उसके हिसाब से उसका मूड बन जाएगा। जैसे आपकी फर्स्ट शीट होगी उसका उस मूड बन जाएगा कि आगे पेपर चेक करना है क्या नहीं जाना, नहीं तो फिर ऐसे आंख बंद करके आप टिक 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 मारेगा ना, फिर बोलना मत बाद में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पेज का इंप्रेशन ऐसा रखना है, मतलब फुल एग्जामिनर खुश हो जाए, ओके ना। खुश होने का मतलब ऐसा है कि एक फॉर्मेट होना चाहिए उसका, एक लट करो, आपको 5 क्वेश्चन है, 5 में से ऐसा कोई बच्चा है जिसको 5 में से 5 भी नहीं आते, लेट 5 में से आ भी रहा है कोई क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली भूल गया, ठीक है। लेट कर लो, आपको महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आ गया, ओके। सो क्या करना है, महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आ गया तो कुछ आता है नहीं, ओके। सबसे पहले नॉर्मल फिल्में तो देखी होंगी, स्कूल में कुछ पढ़ा तो होगा या फिर कहीं ना कहीं सुना तो होगा, कुछ ना कुछ, बस उस सब नॉलेज को ले आके इधर डाल देना, कुछ
कुछ छोड़ना नहीं है जिंदगी में। एक बात पढ़ लेना, पेपर से पहले एक और बात बताता हूँ आपको। अगर आपने पेपर दे रहे हो, ठीक है, पेपर दे रहे हो तो पेपर से पहले कोई भी प्रिपरेशन करिए। अब एक टॉपिक को लेकर, लेट महात्मा गांधी बारे में कोई टॉपिक कर लिया, तो कहीं इससे बात की, इसके डिस्कशन की, महात्मा गांधी बारे में कहीं लेक्चर सुन लिया या पढ़ लिया, 2-3 क्वेश्चन जो पता है बस सारा झोंक देना, कुछ छोड़ना नहीं है। बस ऐसा नहीं हो कि आपने वो नॉलेज पढ़ी हो यहाँ पर काम नहीं है। आज आपको मतलब ये सोच लेना कि आज आपकी जिंदगी का लास्ट इस वाले टॉपिक का दे और सब कुछ लगा देना, कुछ नहीं छोड़ना। उस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ नहीं छोड़ना, मतलब 500 पार भी जान दो, उसमें कोई वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट नहीं है। बट एक और चीज़ बात बताऊंगा, अच्छा वो बात बताऊंगा, पहले मैं कंप्लीट करेगा। देखो, तो वो सारी नॉलेज यहाँ पर लगा देनी है, कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको 5 पेज किसी हालत में भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी पर्टिकुलरली जो मेरा बेसिक है वो मैं, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है, 100 नंबर की बात है, तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लेना। देखो पहला पेज है, तो शीट कितनी होती है, इतनी सी नॉर्मल होती है, उसमें कितने 20 से 15 लाइनें होती हैं। तो सबसे पहले वाले पेज में सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखनी है किसी भी टॉपिक को लेके। उसके वर्ड्स हैं, जैसे अब आप करो कम्युनिकेशन, लेट करो, व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड। देखो एग्जामिनर तो चेक करने वाला है नहीं कि कहाँ का वर्ड है, ठीक है, तो ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड विच इज एंड ड्राइव फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स, दैट इज कम्युनी एंड केशंस, ठीक है। सो कम्युनिस्ट मीन्स शेयर एंड केशन मीन्स द प्रोसेस। सो द टर्म कम्युनिकेशन इज इटसेल्फ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू पर्सन, दैट इज सेंडर एंड द रिसीवर। सो देखो यहाँ से आप अपनी से डेफिनेशन बना सकते हो, बट अगर आप इतना एग्जामिनेशन में हुआ कि लगभग मेरी 3 या 4 लाइनें जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 1-2 आपने एक लाइन छोड़ के एक एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, उसके बाद 1-2 उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, समझ लो, इससे आपका एक पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज आपका इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे नेक्स्ट पेज में आपने लिखनी है थोड़ी बहुत उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री क्या थी, कि यहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी की हमने बात की, तो सबसे पहले थोड़ा सा बचपन के बारे में लिखना कि भाई जल्दी जल्दी स्टार्टिंग की उम्र में शादी हो गई थी, लंदन चले गए, दूसरा पेज इतने में खत्म करना। तीसरा पेज में आपने मेन बॉडी लिखनी है कि देखो लंदन से आके अफ्रीका में चले गए, फिर अफ्रीका से 1915 में। तीसरे में आपने तीसरे में से पेज मेन स्टार्ट करना, आपको देखो तीसरे में से मेन पेज स्टार्ट करना। आप तीसरा जो आपका क्वेश्चन के रिलेटेड होना चाहिए, तो तीसरे में आए उन्होंने बागडोर स्टार्ट की, चंपारण एंड खेड़ा, एंड उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहाँ से उनकी मेन स्टार्ट करनी है। चौथे पेज में आपने क्रिटिक्स लिखना है उसके कि उनके कुछ भी क्वेश्चन के एंटी, महात्मा गांधी की सोच भी यहाँ पर ऐसे कहीं ना कहीं बड़ी ज़्यादा आइडियोलॉजी में हमारी हिस्ट्री में क्रिटिसाइज की गई है। हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब महात्मा गांधी जी ने जो बंद कर दिया था, तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था उनके खिलाफ। तो इस टॉपिक पर आपको एक पेज भर देना कि भाई लोगों के खिलाफ बड़ा एंटी हो गए थे, उनको लोगों को लगा था कि फ्रीडम मिलने वाली, पर उन्होंने कॉपरेशन बंद कर दिया था। तो आप यहाँ पे बताते हो कि दैट इज गांधी जी एक मतलब ऐसे लोग कर सकते कमेंट कि भाई वो उनको उस टाइम से ऐसा नहीं करना था, बट कुछ भी समझ। ओके, लास्ट पेज में आपने कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन देखो क्या लिखना है। कंक्लूजन में आपने सबसे पहले जो 4 लाइनें लिखी हैं आपने इंट्रोडक्शन में कि दैट इज ड्राइव फ्रॉम दिस लेटर वर्ड एंड दिस, ये नहीं लिखना। उसके अलावा जो लास्ट की 6-7 लाइनें हैं वो उठानी है। सेकंड पेज को छोड़ के थर्ड पेज की जो बीच वाली लाइनें हैं वो उठानी है, एंड फोर्थ पेज का जो मेन पोर्शन है वो उठा के कंक्लूजन में डाल देना। आपका कंक्लूजन बन गया। तो इस तरह से भरते हैं क्वेश्चन। ओके भाई, ये हैं ट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद मैं आपको क्या बताने लगा था, मैं भूल ही गया गाइस। ओएमआर शीट के बारे में बताने लगा था शायद, क्या बता रहा था मैं आपको बीच में, ये प्रॉब्लम है, मुझे याद है, मैं भूल ही जाता हूँ क्या बताने लगा था। चल छोड़ गया, कोई बात याद आएगा बता दूंगा। अच्छा, सो यहाँ पर 1-2 बच्चों से मैंने सुनने, जैसे मैं आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा ये नेरेटिव है कि भाई इग्नोर के एग्जामिनेशन में कुछ भी लेके होता है। ये बड़ी ज़्यादा गलत बात है गाइस, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरी बात पर विश्वास करो, एग्जाम में खुद एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस किए हैं। जो देखो ये सारी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर देखो जो बैक बेंचर है, कटरा अगर आप बैक बेंचर हो, आपको पता नॉर्मल एवरेज है। तो यहाँ पर 56 से 60% की आपकी जो है परसेंटेज है वो कहीं नहीं है, नॉर्मल है। तो इतना ही है भाई, इसमें ज़्यादा टॉप नहीं कर सकता। टॉपर की बात करो तो फिर आप हमारे चैनल पर देखिए क्या रहे हो। ओके, क्योंकि ये चैनल देखो हमारा एक एवरेज एक स्टूडेंट लेकर चल रहा है, जहाँ पर एक मतलब एक डिस्टेंस लेने का मतलब कि किसी कारणवश या फिर कोई ऐसा रीज़न या कुछ और ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा है पूरे साल, या फिर और भी कोई रीज़न लेट नहीं कर पा रहे। बच्चा पता है कि जब हमारी बैक बेंचर्स की आदत ही होती है कि लास्ट के महीने में पढ़ना है। सो ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। सो आई गेस ओएमआर शीट को ऐसी जो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे दी है। ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ, प्रेशर एंड टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। सो प्रेशर में मैंने आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। अब ना है प्रेशर की बात। प्रेशर की बात करो तो भाई सबसे पहली बात, आप कुकर नहीं हो तो प्रेशर कुकर की तरह सीटियाँ नहीं मारनी एंड ऑल दैट नहीं करना है। अच्छा, सो आपके पास वाला बच्चा बैठ गया है, देखो 3 घंटे का टाइम पीरियड है, लेट करो कोई क्वेश्चन पेपर में, और आपने स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अच्छे से लिख लो, पूरी आत्मा से लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो क्या हुआ, आधा घंटा वहाँ पर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें फिर आधा घंटे से ज़्यादा 45 मिनट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 घंटे का पेपर है या 3 घंटे का पेपर है, तो 1.25 घंटा हो गया हुआ है। तो कुछ अभी तक 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या होगा, मतलब समझ लो आप लेट करो, आपका पेपर बड़ा मुश्किल हो गया। तो उस टाइम आप देख रहे हो कि आप अपने आसपास देख रहे हो, इस वाले बंदे ने ओह शिट, वो बच्चा तो 15 शीट पे पहुंच गया, 10वीं शीट पे पहुंच गया, मैं अभी तक 6वीं या 4थी शीट पे हूँ। वैसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहली बात, हो सके तो आसपास देखना भी मत, मतलब दूसरों की शीट्स पे मत देखना। देखना यहाँ एग्जामिनेशन को देख लो, पूरे हाल को देख लो, ऐसी बात नहीं होती है, बट दूसरों के एग्जामिनेशन शीट्स को मत देखना हो सके तो। क्योंकि देखो यार, उसको देख के थोड़ा सा आ जाता है गिल्ट। देखो इंसान है ना भाई, इंसान को देख के हो जाता है दिल में कि भाई वो मेरे से आगे कैसे पहुंच गया। तो फिर थोड़ा वहाँ पर थोड़ा स्पीड निकल जाती है, उसके बाद थोड़े से गलती प्रेशर दिमाग हो जाता है, गलती हो जाती है। तो कोशिश करें कि दूसरों की शीटों पे ना देखा जाए, अपने पे ही नॉर्मल है, मेन फोकस करा जाए। ओके,
सो ये बात है भाई, टाइम मैनेजमेंट में आपको बता दिया। टाइम मैनेजमेंट में आपको देखो 5 घंटे का क्वेश्चन है, आपका पेपर चल रहा है, तो आपको स्ट्रेटजी लेके चलनी है कि मेरी स्पीड कितनी है, मैं उसके अनुसार चलूँगा, ठीक है। तो 8 बंदे की अपनी स्पीड होती है। देखो पर्सनली अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस में बताऊँ तो गाइस मेरा जो है लगभग 3 घंटे का पेपर है, तो 1.5 घंटे तक मेरे लगभग 3 क्वेश्चन हो ही जाते थे, ठीक है। तो लास्ट के जो 1.5 घंटे उसमें मैं जो 2 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट रखता था, जिसको मुझे पूरी जान लगा के 5 शीटें तो भरनी ही भरनी है। सो मेरी अपनी स्ट्रेटजी, आपकी हर बंदे का अपना पोटेंशियल होता है, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी होती है गाइस। तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्रेक एंड स्ट्रेटजी ना। अब 3 घंटे का पेपर है, हाथ के लिख के बुरी हालत हो जाती है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके पहले आपको ब्रेक ले लेनी है। ब्रेक से यहाँ पर मतलब है नॉर्मल आप रुक सकते हो, थोड़ा यहाँ वहाँ देख सकते हो, पानी पी सकते हो, पानी की ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पर पानी मिलता है, फ्री में मिलता है, पैसे देने पड़ते हैं, ओके। बट ऐसा नहीं है, वॉशरूम में अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, बिल्कुल अलाउड होता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं इतना। और साथ में उस ब्रेक में आप स्ट्रेटजी भी बना सकते हो कि अच्छा देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन अच्छा 1-2 क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये 2 क्वेश्चन आते हैं मुझे, तो इन्हीं को कर लेता हूँ, उसके बाद में सोचूंगा, या फिर बस कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सामने लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टेप पे एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है। जब तक आपने लेट करो क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, आप रखोगे, थोड़ी देर आराम करोगे, सोचोगे, ठीक है, वहाँ से पानी मंगवाया, आपने पानी पी रहे हो, साथ में स्ट्रेटजी बनाओगे कि अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आने वाला है, इसमें मैं क्या क्या कंटेंट डालने वाली हूँ, क्या क्या कौन से क्वेश्चन स्किप करने वाली हूँ, वो तो अपने जब हमारे साथ में क्वेश्चन पेपर आता है 5 मिनट पढ़ते हैं, तो वहीं पर पता चलता है कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। बट जब कौन से करने हैं, उस टाइम पीरियड में जब आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके ब्रेक लोगे, तो उस टाइम पीरियड में सोचना, दिमाग में लगा लेने कि क्या क्या स्टेप मैं इसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कंटिन्यूस नहीं कि लगातार 3 घंटे लिख रहे हो, तो उससे भी फिर बच्चे के दिमाग में पड़ जाता है, फिर थोड़ा आते नहीं, आइडियाज़ नहीं आते। थोड़ा आराम से कंप्लीट करके थोड़ा रिवीजन लो, थोड़ा स्ट्रेटजी लो, ब्रेक लो, उसके बाद आपको आइडिया आते रहेंगे। ऐसी बात नहीं, डरने की बात नहीं होती है। नाउ 1.5 घंटा हो गया, ओके। लास्ट पे आपको बोल देंगे कि भाई आपका टाइम होने वाला है। जब आपका एक बात बताऊँ, इग्नोर में सबसे बड़ी बात होती है, देखो सारे बच्चे नहीं पढ़ जाते हैं, सबसे बड़ी मेन ट्रुथ है कि सारे बच्चे नहीं पढ़ जाते हैं, ठीक है। 100% में से बच्चे आगे लट लो 30 या 40% जो बच्चे पढ़ के नहीं आते, ठीक है। 20 बाकी बच्चे लट लो 60% बच्चे, जो 40% बच्चे नहीं पढ़ गए। अब 60% बच्चे में से 60% बच्चों में से जो 20% होते हैं, या फिर वो 20% बचे हैं, वो कट्टर लाल के पढ़ गए थे, मतलब लाइक चश्मे लगे हुए बच्चे, ठीक है, समझ रहे हो ना। या फिर लड़कियाँ बोल लो, क्योंकि देखो लड़कियों की माता सरस्वती की सबसे पहली बात है, शुरुआती कृपा है, तो लड़कियाँ इंटेलिजेंट होती हैं, ये बात मान लो, ओके। तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप ऐसे बोलोगे, आप कमेंट बोल सकते हैं भाई ऐसा जरूरी है सारी लड़कियाँ इंटेलिजेंट डाल, बट मैक्सिमली तो होती हैं, हम सबको पता है क्लास में, स्कूल में कितनी बुरी हालत होती है। देखो भाई लड़के थोड़े पीछे रह जाते हैं पढ़ने में, लड़कियाँ भाई पेज लिखने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा तो हाँ, मैं आपको पीछे याद में, देखो मैं बताने लगा था, याद आ गया मुझे। सो OMR शीट की सबसे बड़ी बात मैं क्या बताने लगा था आपको गाइस, कभी भी ना OMR शीट कभी भी एक लाइन छोड़ के मत लिखना, मेरी बात मान लेना। हाँ, अगर आपको लगता है आप बिलो 50% हो, आपका एवरेज स्टूडेंट हो, 50% से भी नीचे वाले बच्चे हो, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि तब आपको 20 शीटों तक तो पहुंचना है, ठीक है, ये लाइन छोड़ के। अगर आप लेकिन अगर आपको लगता है 50% से आप ऊपर वाले बच्चे हो, 50 से लेकर 70% तक के एवरेज के बच्चे हो आप, ठीक है, आप लिख सकते हो, कुछ अपने से बना के भी कंटेंट लिख सकते हो। तो आप प्लीज़ लाइन छोड़ के मत लिखना, क्योंकि देखो 25 शीटों के पेज होता है, 25 पेजों की शीट होती है, उसमें भी जो पहले 2 पेज होते हैं वो नाम लिखने उसमें हो जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 3 नंबर से स्टार्टिंग होती है 25 तक, और 25 जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैंने कुछ बच्चे देखे एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं, एक्स्ट्रा शीट नहीं होती है। अगर आप पढ़ोगे एग्जामिनेशन, आप जो OMR शीट होगी उसके पीछे पढ़ोगे भरने से पहले, तो वहाँ पर लिखा होता है कि एग्जामिनेशन में आप जब आपकी शीट खत्म हो जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा OMR शीट नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलेगी, ठीक है, जैसे हम पेपरों में लेते हैं आप नॉर्मल, वहाँ पर उसमें नहीं मिलती। तो आपको अपना उस हिसाब से देखना, पेपर देना है, ठीक है। ये नहीं मैंने देखा 2 बच्चे थे लाइनें छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, तो वैसे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाद में अगर आप 25 लेवल पहुँच गए, अब तक सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन हुए हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है, समझे। अच्छा नाउ आप पेपर खत्म हो गया है आपका 3 घंटे का, तो बच्चे क्या करते हैं, जब अनाउंस कर देते हैं कि ठीक है आपका आधा टाइम, हाफ टाइम खत्म हो गया है, हाफ टाइम के बाद आप देख लेना, कभी नोट कर लेना कि 10 या 15 मिनट के बाद बच्चे उठना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अरे यार ये तो उठना स्टार्ट हो गया, मेरा तो सिर्फ 3 क्वेश्चन है, मेरे तो 4 क्वेश्चन लगभग आप ले, जब भी हाफ टाइम होता है ना, तो मेरे लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन होते हैं, या 4 क्वेश्चन तो मेरे कम नहीं हुए, 3 क्वेश्चन ही होते हैं मेरे तक। तो बच्चे उठना स्टार्ट हो जाते हैं, भाई दिल में हो जाता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रही है यार, इनका इतना फास्ट एंड ऑल दैट, तेरा दिल में डाउट आ जाता है, फिर बस स्पीड निकालनी पड़ती है एंड ऑल दैट। वैसा कुछ नहीं है, देखो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपको देखो उनको उतने नंबर लेने, आपको उतने नंबर लेने, लास्ट तक जी जान लगा के रखना कि ये नंबर छूटे ना बस मेरे से। कभी कभी यार एक बात एग्जामिनेशन लिखते ना बच्चे को दिल में ऐसा हो जाता है कि यार बहुत लिख लिया, बस छोड़ दिया आप, बट ये बात जब आपका रिजल्ट आएगा और जब आपको पश्चाताप होगा ना कि भाई वो पेज मैंने छोड़ दिया, मुझे आता था, आके भी बच्चे को नहीं लिखते, मैंने बड़ी बार से देखा हुआ है, बच्चे को आके भी नहीं लिखते, छोड़ देते, बोलते यार मैं छोड़, मेरा मन नहीं कर रहा। भाई मन नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पर मन के लिए नहीं आए हो, खेलने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। वहाँ आपको पास होना है और अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो वो लास्ट मोमेंट पे भी आपका डिसाइड करता है कि आपको कितने नंबर आएंगे। सो आप ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि पूरा 3 घंटे तक रखो या 5 घंटे, जब 5 क्वेश्चन को सिर्फ 3 घंटे लो, नहीं, जितनी आपकी स्ट्रेटजी, जितना आपको आता है लास्ट तक झोंक दो, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ, मेरा भी आधा घंटा पहले ही खत्म हो चुका है पेपर से पहले, या फिर कुछ मेरा लास्ट मौके पे मैम छीनने के लिए आ गया, वहाँ तक रह गया। सो उस तरह से अपना अपना हिसाब होता है। देखो
तो इतना बोल रहा हूँ कि भाई देखो कंप्लीट जब आप कर लो तो पेपर उसके बाद रिवीजन मार लेना, बड़ा जरूरी है रिवीजन मारना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, प्लस एनालाइज कर लेना कि मैंने जो क्वेश्चन टिक मारते हैं क्या वो हुए हैं, देखो बीच में बच्चा पेज भी छोड़ देते हैं, तो कि मैं ये पेज बाद में देखो ये जैसे मैंने कर रहा हूँ 20 नंबर क्वेश्चन 4 पेज में लिखे, मेरा 5 पेज का टारगेट है, तो मैंने एक पेज बीच में छोड़ दिया खाली, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट कर दिया, बाद में ये पेज देख करना कि मैं ये कोई पेज बीच में छोड़ा तो नहीं है। ओके लेट कर लो, नेक्स्ट पे आप ये आगे उमर शीट के बारे में खुद ही बता देता हूँ आपको मैं। नेक्स्ट लेट कर लो आपके 20 शीटें भरी हैं, 30 शीटें भरी हैं या 25 शीटें भरी, चलो वो तो नॉर्मल है, बट अगर आपकी 20 शीटें भरी हैं तो 5 शीटें रहेगी खाली, तो जाने से पहले उन पर क्रॉस मार के जाना जरूरी है, ठीक है। वो ऐसी शीट होगी खाली उनकी, उस पर एक ऐसे करके एक क्रॉस नहीं मारना, एक ऐसे जो है स्लैश मारना जरूरी है हर एक शीट पे, ठीक है। क्योंकि मतलब कोई बात में कुछ भी लिख सकता है, वो आपके लिए मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी लिख सकता है, उस पर आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अगर बट आप उसको क्रॉस कर दोगे तो अच्छा रहता है, मतलब उस पर लिखा हुआ है। लास्ट में जाने से पहले एक बार फिर उठ के रिचेक करवा लेना अपने पेपर को कि आपने क्या क्या लिखा था, ओके। उसके बाद आपको पेपर खत्म हो जाएगा। हाँ एक चीज़ याद है, फोन लेना मत भूलना, ठीक है। अपना देखो यहाँ पर मैंने फोन के बारे में मेन मैसेज किया, तो एक्चुअली एक बार मैं अपना फोन भूल गया वहीं पर जमा करो गया, बाद में पेपर खत्म हो गया, खुशी में चला गया, तो अपना फोन लेना मत भूलना वहाँ से जहाँ पर फोन खत्म किया था। उसके बाद जाओ एग्जामिनेशन बाहर जाओ, देखना जब आप ऐसा सारी स्ट्रेटजी लगा के आओगे इतने ज़्यादा अच्छे पेपर कर जाओगे, आपको नेक्स्ट लेवल पर खुशी होगी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप पे प्राउड होगा। उसके बाद जाओ एंजॉय करो, दुकान पर जाओ, घर पर जाओ, ओके। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म हो जाती है। होप सबके आप सबको एंजॉय किया होगा, आप सबको मजा आया होगा, क्या क्या टिप्स आपको पसंद आई मेरी मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, ठीक है गाइस। और आपके दिल में कोई नेक्स्ट डाउट है या फिर एग्जामिनेशन हॉल को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, सो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद मी, क्योंकि देखो हम मकसद एक ही है, ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। हमेशा आपके डाउट्स, हमेशा आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे, तत्पर रहेंगे आपके साथ गाइस। ओके थैंक यू एंड बाय बाय।